दोस्तों, वर्ल्ड क्रिकेट में जब भी शानदार तेज गेंदबाजी लाइनअप की बात होती है या फिर बल्लेबाजों से उनके पसंदीदा गेंदबाज के बारे में पूछा जाता है तो उनमें कहीं ना कहीं किसी पाकिस्तानी तेज गेंदबाज का नाम जरूर शामिल होता है। आखिर हो भी क्यों ना, इस देश ने वर्ल्ड क्रिकेट को एक से बढ़कर एक शानदार तेज गेंदबाज जो दिए हैं, जिनमें इमरान खान, वसीम अकरम, वकार यूनुस और शोएब अख्तर जैसे बड़े नाम भी शामिल हैं। इन रफ्तार के सौदागरों के दम पर ही पाकिस्तान टीम ने एक वक्त वर्ल्ड क्रिकेट पर राज किया था। हालांकि इन दिग्गजों द्वारा क्रिकेट को अलविदा कहने के बाद पाकिस्तान टीम दोबारा ऐसी बॉलिंग अटैक कभी प्रोड्यूस नहीं कर पाई, पर एक गेंदबाज था जिसने अपनी लाजवाब गेंदबाजी से एक वक्त पाकिस्तान की पुरानी बॉलिंग अटैक की यादें जरूर ताजा कर दी थी। वो युवा तेज गेंदबाज जिसने एक समय वर्ल्ड के सबसे शानदार बल्लेबाजों में से एक विराट कोहली को भी परेशान कर दिया था और उनकी मौजूदगी में पाकिस्तान क्रिकेट टीम उस वक्त किसी भी टीम को हराने का दमखम रखती थी। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं पाकिस्तान के बेहद ही प्रतिभाशाली तेज गेंदबाज मोहम्मद आमिर की, जिन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट में आते ही अपनी शानदार खेल की बदौलत लोगों के दिलों में अपनी एक अलग पहचान कायम कर ली थी। इतना ही नहीं, अपनी लाजवाब गेंदबाजी और जरूरत के समय विकेट निकालने की काबिलियत की वजह से उनकी तुलना एक वक्त पाकिस्तान के महान तेज गेंदबाज वसीम अकरम से भी होने लगी थी। लेकिन अपने करियर के इतने शानदार फेज पर होने के बावजूद यह क्रिकेटर स्पॉट फिक्सिंग जैसे स्कैंडल में उलझकर रह गया, जिसकी वजह से उन्हें अपने कई बेहतरीन साल बिना क्रिकेट खेले ही गंवाने पड़े। पर जब उन्हें वापसी का मौका मिला तब उन्होंने दोबारा अपनी काबिलियत साबित करते हुए टीम में अपनी जगह तो पक्की की ही, साथ ही बल्लेबाजों के लिए एक बार फिर चुनौती बनकर भी उभरे। लेकिन जब वो एक बार फिर कामयाबी की ऊंचाइयों को छूने की ओर अग्रसर थे तब उन्होंने महज 28 साल की उम्र में इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट लेकर सबको चौंका दिया। आखिर आमिर के ऐसा करने के पीछे वजह क्या थी, आइए जानते हैं इस वीडियो में। इसके अलावा हम इस वीडियो में उनकी जिंदगी और करियर के बारे में भी विस्तार से बात करेंगे। दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में बसे एक शहर गुज्जर खान से, जहां 13 जनवरी 1992 को मोहम्मद आमिर का जन्म हुआ था। एक मिडिल क्लास परिवार में जन्मे आमिर अपने 7 भाइयों में छठे नंबर पर हैं। घर की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होने की वजह से आमिर ऊंची शिक्षा हासिल नहीं कर पाए। पढ़ाई लिखाई से दूर आमिर का मन हमेशा से ही क्रिकेट खेलने और देखने में लगता था। वह अपने स्कूल के दिनों से ही वसीम अकरम को अपना आदर्श मानते थे और उन्हीं की तरह गेंदबाजी करने की कोशिश करते थे। आमिर जब 11 साल के थे तब एक लोकल टूर्नामेंट के दौरान बाजवा क्रिकेट अकेडमी के चेयरमैन आसिफ बाजवा की नजर आमिर पर पड़ी। बाजवा को 11 साल के आमिर में एक बेहतरीन तेज गेंदबाज बनने की सारी संभावनाएं नजर आई और इसीलिए उन्होंने आमिर को अपने क्रिकेट एकेडमी में भर्ती भी कर लिया। बाजवा क्रिकेट एकेडमी में भर्ती होने के बाद आमिर ने वहां मौजूद कोचेस की मदद से अपनी गेंदबाजी में कई जरूरी सुधार किए, जिससे उनकी गेंदबाजी में और निखार आ गया। इस दौरान उन्होंने लोकल टूर्नामेंट भी खेलना जारी रखा और साथ ही वो कई फास्ट बॉलिंग कैंप पर जाकर ट्रायल भी देते रहे, इस उम्मीद में कि शायद आसिफ बाजवा की तरह ही किसी नेशनल टीम के सिलेक्टर्स की नजर उन पर पड़े जो उन्हें पाकिस्तान नेशनल टीम की तरफ से खेलने का मौका दिला सके। पर दिन, हफ्ते, महीने और साल गुजर गए पर आमिर को ऐसा कोई मौका नहीं मिला। पर फिर भी आमिर ने हिम्मत नहीं हारी और कोशिश करते रहे। बात है साल 2007 की। आमिर हर बार की तरह इस बार भी एक फास्ट बॉलिंग कैंप में ट्रायल देने के लिए गए हुए थे, जहां इंग्लैंड दौरे पर जाने वाली पाकिस्तान अंडर 19 टीम के लिए तेज गेंदबाजों का सिलेक्शन किया जा रहा था। वहां पाकिस्तान के महान तेज गेंदबाज वसीम अकरम भी मौजूद थे और वो बारी बारी से हर गेंदबाज को नेट पर गेंदबाजी करते हुए देख रहे थे। इसी बीच उनकी नजर 15 साल के आमिर पर पड़ती है, जो नेट पर लगभग 142-145 की रफ्तार से गेंदबाजी करते हुए गेंद को दोनों तरफ स्विंग करवा रहा होता है। आमिर को इस तरह गेंदबाजी करता देख वसीम अकरम मन ही मन मुस्कुरा उठते हैं, क्योंकि ये युवा तेज गेंदबाज उन्हें अपने ट्रायल के दिनों की याद दिला रहा था। दरअसल वसीम अकरम को भी साल 1984 में लाहौर के गद्दाफी क्रिकेट स्टेडियम में इसी तरह एक नेट बॉलर के तौर पर बॉलिंग करने के लिए बुलाया गया था, जहां उन्हें पाकिस्तान के स्टार बल्लेबाज जावेद मियांदाद को गेंदबाजी करने का मौका मिला। तब वसीम की बॉलिंग स्पीड और एक्यूरेसी देखने के बाद मियांदाद ने पीसीबी से वसीम अकरम को टीम में लेने की सिफारिश की थी और आज वसीम अकरम के सामने भी ऐसा ही कुछ नजारा था। कुछ देर आमिर की गेंदबाजी देखने के बाद आखिरकार वसीम अकरम ने उन्हें इंग्लैंड दौरे पर जाने वाली पाकिस्तान अंडर 19 टीम के लिए सिलेक्ट कर लिया। आमिर का यह इंग्लैंड दौरा उनके परफॉर्मेंस के हिसाब से काफी शानदार रहा। उन्होंने इस दौरे पर खेले गए ओडीआई सीरीज में 16.37 की एवरेज से कुल 8 विकेट्स लिए और टूर्नामेंट के हाईएस्ट विकेट टेकर्स में से एक बने।
इंग्लैंड दौरे पर किए गए आमिर के उम्दा परफॉर्मेंस को ध्यान में रखते हुए सिलेक्टर्स ने उन्हें साल 2008 में श्रीलंका में पाकिस्तान, इंग्लैंड और श्रीलंका के बीच होने वाली ट्राई नेशंस ओडीआई सीरीज के लिए भी पाकिस्तान अंडर 19 टीम में जगह दी। आमिर के पास यह एक बहुत अच्छा मौका था अपने आप को नेशनल टीम के सिलेक्टर्स की नजरों में लाने के लिए, और आमिर इसमें अपनी तरफ से कोई कसर बाकी नहीं रखना चाहते थे। बहरहाल टूर्नामेंट शुरू हुआ और साथ ही आमिर का बेहतरीन प्रदर्शन भी। जैसे ही टूर्नामेंट खत्म हुआ और स्टेट्स पर नजर पड़ी तो पता चला आमिर केवल 3 मैचों में ही 11.22 की एवरेज से कुल 9 विकेट्स लेकर एक बार फिर टूर्नामेंट के लीडिंग विकेट टेकर बन चुके थे। उनकी तेज रफ्तार स्विंग गेंदबाजी बल्लेबाजों के लिए जैसे एक चुनौती बन चुकी थी। आगे चलकर उन्हें साल 2008 में मलेशिया में आयोजित अंडर 19 वर्ल्ड कप खेलने वाली पाकिस्तान टीम में बतौर लीडिंग फास्ट बॉलर शामिल किया गया, पर इंजरी की वजह से वो इस वर्ल्ड कप में अपना जलवा नहीं बिखेर सके और उन्हें टूर्नामेंट बीच में ही छोड़कर पाकिस्तान लौटना पड़ा। हालांकि आमिर की ये चोट उतनी गंभीर साबित नहीं हुई और वो जल्द ही गेंदबाजी करने के लिए फिट हो गए। इसी बीच उन्होंने मार्च 2008 में रावलपिंडी राम्स की तरफ से खेलते हुए डोमेस्टिक क्रिकेट में भी अपना कदम रखा। अपना पहला डोमेस्टिक सीजन खेल रहे आमिर ने अपनी घातक गेंदबाजी से अपोनेंट टीमों की बैटिंग लाइनअप को बुरी तरह ध्वस्त करते हुए कुल 55 विकेट्स अपने खाते में डाले। इस दौरान उनकी गेंदबाजी के सामने उन कई टॉप ऑर्डर बैट्समैन ने भी घुटने टेक दिए थे जो उस वक्त पाकिस्तान नेशनल टीम का हिस्सा थे। अपने पहले डोमेस्टिक सीजन में किए गए आमिर के इस तरह के शानदार प्रदर्शन को आखिरकार सिलेक्टर्स नजरअंदाज नहीं कर सके। इसीलिए जब 2009 टी20 वर्ल्ड कप खेलने वाली टीम का चयन किया गया तो उनमें एक नाम मोहम्मद आमिर का भी था। महज 17 साल के आमिर को इस वर्ल्ड कप के दौरान इंग्लैंड के खिलाफ अपना इंटरनेशनल डेब्यू करने का मौका मिला, जहां उन्होंने अपने पहले ओवर की दूसरी ही गेंद पर रवि बोपारा जैसे मंझे हुए बल्लेबाज को आउट करते हुए अपनी पहली इंटरनेशनल विकेट लेने में भी सफलता हासिल की। इस पूरे टूर्नामेंट में पाकिस्तान टीम भी पूरे लय में नजर आई और शानदार प्रदर्शन करते हुए इस साल के वर्ल्ड टी20 चैंपियन का ताज अपने नाम करने में कामयाब रही। हालांकि आमिर इस वर्ल्ड कप में केवल 6 विकेट ही अपने नाम कर सके, लेकिन अपनी रफ्तार और सटीक लाइन लेंथ के साथ गेंदबाजी करने की अपनी अद्भुत क्षमता की बदौलत आमिर इस वर्ल्ड कप में अपनी छाप छोड़ने में जरूर कामयाब हो गए थे। आमिर की काबिलियत को देखते हुए सिलेक्टर्स ने उन्हें श्रीलंका दौरे पर जाने वाली पाकिस्तान टेस्ट टीम में भी शामिल कर लिया। आमिर ने श्रीलंका के खिलाफ गाले में खेलते हुए अपने डेब्यू टेस्ट में भी एक बार फिर अपनी लाजवाब गेंदबाजी का जलवा बिखेरते हुए कुल 6 विकेट्स लिए। इस मैच में आमिर की गेंदबाजी का प्रभाव ऐसा था कि कुमार संगकारा और माहेला जयवर्धने जैसे वर्ल्ड क्लास बल्लेबाजों को भी इस 17 साल के युवा गेंदबाज के सामने रन बनाने के लिए जूझते हुए अपने विकेट्स गंवाने पड़े थे। इसी दौरे पर आमिर ने श्रीलंका के खिलाफ ही खेलते हुए ओडीआई क्रिकेट में भी अपना कदम रखा और यहां भी उन्होंने 3 विकेट्स लेते हुए अपनी साख कायम रखी। साल 2009-10 में आमिर ऑस्ट्रेलिया दौरे पर भी गए और वहां भी उन्होंने अपनी शानदार गेंदबाजी के सिलसिले को जारी रखते हुए ऑस्ट्रेलियन बल्लेबाजों को खूब परेशान किया। मेलबर्न टेस्ट में खेलते हुए तो आमिर टेस्ट क्रिकेट में पहली बार 5 विकेट्स हॉल लेने में भी कामयाब रहे, जिनमें रिकी पोंटिंग, माइक हसी और माइकल क्लार्क जैसे दिग्गज ऑस्ट्रेलियन बल्लेबाजों के विकेट्स भी शामिल थे। हालांकि पाकिस्तान को इस टेस्ट सीरीज में 3-0 से करारी हार का सामना करना पड़ा था, पर आमिर अपनी लाजवाब गेंदबाजी की बदौलत एक बार फिर अपना प्रभाव छोड़ने में सफल रहे थे। आमिर का करियर अब पूरी तरह से उड़ान भरने को तैयार था। उनके सामने एक शानदार करियर बाहें फैलाए उनका स्वागत कर रही थी। फैंस के बीच उनकी लोकप्रियता इतनी बढ़ गई थी कि लोग उन्हें दूसरा वसीम अकरम भी कहने लगे थे। फिर आया साल 2010 का इंग्लैंड दौरा, वो दौरा जिसने आमिर की जिंदगी और करियर दोनों को हिलाकर रख दिया था। दूसरे शब्दों में कहूं तो ये दौरा आमिर की जिंदगी का वो काला अध्याय था जिसे आमिर शायद ही कभी याद रखना चाहेंगे। दरअसल हुआ कुछ यूं था, इंग्लैंड के खिलाफ पहले 2 टेस्ट में मिली करारी हार के बाद ओवल टेस्ट में आमिर एक बार फिर लय में नजर आए और दूसरी पारी में 5 विकेट्स लेते हुए पाकिस्तान को इस टेस्ट का विजेता बना दिया। सीरीज का चौथा और आखिरी टेस्ट जो कि लॉर्ड्स में खेला जाने वाला था और पाकिस्तान टीम इस बार भी आमिर से पिछले मैच के प्रदर्शन को दोहराने की उम्मीद लगाए बैठी थी। वहीं फैंस भी इस टेस्ट में एक रोमांचक मुकाबले की उम्मीद कर रहे थे। मुकाबला शुरू हुआ और साथ ही आमिर की घातक गेंदबाजी का सिलसिला भी। इस टेस्ट में आमिर जिस तरह से गेंदबाजी कर रहे थे और उनका जो आक्रामक अंदाज था, उसके सामने इंग्लिश बल्लेबाज बेहद ही लाचार और बेबस नजर आ रहे थे। आमिर की घातक गेंदबाजी का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि जब इंग्लैंड का स्कोर 7 विकेट पर 102 रन था तो उसमें 6 विकेट तो अकेले आमिर ने ही लिए थे। हालांकि इतनी अच्छी पोजीशन में होने के बावजूद पाकिस्तान इंग्लैंड को 446 रनों का स्कोर खड़ा करने से रोक नहीं पाई और बाद में अपनी खराब बल्लेबाजी की वजह से इस मैच के साथ साथ सीरीज भी गंवा बैठी। हालांकि पाकिस्तान ये सीरीज तो गंवा बैठी, पर आमिर अपनी शानदार गेंदबाजी के लिए मैन ऑफ द सीरीज का अवार्ड जीतने में जरूर सफल रहे। लेकिन जैसे ही आमिर अवार्ड लेकर बाहर निकले, वैसे ही पुलिस ने उन्हें अपनी कस्टडी में ले लिया। जांच के दौरान पता चला कि आमिर अपने 2 साथी खिलाड़ियों के साथ स्पोर्ट फिक्सिंग के मामले में दोषी पाए गए हैं, जिसके बाद उन पर मुकदमा चलाया गया और उन्हें सजा भी हुई।
दरअसल आमिर लॉर्ड्स टेस्ट से पहले मजहर माजिद नाम के एक बुकी से मिले थे और उन दोनों के बीच एक डील हुई थी। इस डील के अनुसार आमिर को उस मैच के दौरान कहे गए ओवर्स में नो बॉल करनी थी। हालांकि शुरुआत में तो आमिर ने ऐसा करने से साफ मना कर दिया था, पर बाद में वो मजहर माजिद के झांसे में आकर ऐसा करने के लिए राजी हो गए। बाद में आमिर को पता चला कि मजहर माजिद ने उनके साथी खिलाड़ी सलमान बट और मोहम्मद आसिफ को भी ऐसा करने के लिए राजी कर रखा था। मैच के दौरान आमिर ने बिल्कुल वैसा ही किया जैसा उस बुकी ने उनसे करने को कहा था। उस मैच में उन्होंने कहे गए उन ओवर्स में ही नो बॉल फेंकी और वो नो बॉल इतनी बड़ी थी कि कमेंटेटर तक हैरान रह गए थे, क्योंकि ये नो बॉल उस गेंदबाज ने फेंकी थी जिसने नेट पर भी कभी नो बॉल नहीं की थी। बहरहाल इन्वेस्टिगेशन के दौरान उनकी ये गलती पकड़ी गई, जिसके बाद उन्हें 6 महीने के लिए जेल की सजा सुनाई गई और साथ ही उन पर 5 साल के लिए क्रिकेट खेलने पर भी बैन लगा दिया गया। ये वाकई में आमिर के लिए बड़ा मुश्किल वक्त था। जब आमिर का नाम स्पोर्ट फिक्सिंग में आया तब कई दिग्गज खिलाड़ियों ने भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी थी, जिनमें एक नाम वेस्टइंडीज के महान तेज गेंदबाज माइकल होल्डिंग का भी था, जिन्होंने आमिर के फेवर में बात करते हुए कहा था कि मुझे इस बात का बड़ा दुख है कि एक 18 साल का इतना टैलेंटेड लड़का मैच फिक्सिंग में फंसा है और मुझे पक्का यकीन है कि आमिर ने यह काम खुद नहीं किया है बल्कि किसी ने उससे जबरदस्ती करवाया है। It is so sad, David, an 18-year-old with that sort of talent, and then for him to be getting involved in this. I'm absolutely sure he didn't go looking for anyone. Someone has dragged him into this, and it is so sad. Yeah. बहरहाल जो भी हो, सच बात तो ये थी कि आमिर 5 साल के लिए क्रिकेट से दूर हो चुके थे। हालांकि बाकी खिलाड़ियों की तुलना में आमिर काफी यंग थे, इसलिए उनके पास पूरा मौका था इंटरनेशनल क्रिकेट में दोबारा वापसी करने के लिए। आखिरकार सितंबर 2015 को आमिर के ऊपर लगा बैन हटा लिया गया, जिसके बाद उन्होंने जनवरी 2016 में न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 क्रिकेट में खेलते हुए इंटरनेशनल क्रिकेट में वापसी की। साल 2017 में आमिर को आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी खेलने वाली पाकिस्तान टीम में भी जगह दी गई, जहां आमिर ने भारत के खिलाफ फाइनल मुकाबले में शानदार प्रदर्शन करते हुए एक बार फिर अपने देशवासियों का भरोसा जीत लिया था। उन्होंने इस अहम मुकाबले में जिस तरह से गेंदबाजी की और शुरुआत में ही विराट कोहली, रोहित शर्मा और शिखर धवन जैसे मैच विनिंग बल्लेबाजों के विकेट्स निकाले, उसकी वजह से यह मैच पाकिस्तान के पकड़ में आ गया था, जिसके बाद रही सही कसर बाकी खिलाड़ियों ने पूरी कर दी और भारत को 180 रनों से करारी शिकस्त देते हुए पाकिस्तान ने अपना पहला आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का टाइटल अपने नाम किया। इस मैच के बाद तो बल्लेबाजों के लिए आमिर जैसे एक टफ चैलेंज बन गए थे। इतना ही नहीं, वर्ल्ड के ग्रेट बैट्समैन में से एक विराट कोहली ने तो अपने एक इंटरव्यू में आमिर को अब तक का सबसे बेस्ट और टफ बॉलर करार देते हुए उनकी तारीफ तक कर दी थी। जो मैं रिसेंट टाइम्स में खेला हूं बॉलिंग, आई थिंक मोहम्मद आमिर हैं पाकिस्तान के, जो मुझे लगता है कि दुनिया में 2-3 जो टॉप के बॉलर्स हैं, One of the toughest bowlers to play. वन ऑफ द टफेस्ट बॉलर्स आई हैव प्लेड इन माय करियर। आमिर की सबसे बड़ी खासियत थी कि वो मैच के दौरान किसी भी वक्त विकेट निकालने की काबिलियत रखते थे, चाहे वो मैच का शुरुआती समय हो या फिर सेट बल्लेबाजों को आउट करना। आमिर को इसमें महारत हासिल थी। बिल्कुल यही खासियत पूर्व पाकिस्तानी तेज गेंदबाज वसीम अकरम में भी थी, जिसकी वजह से पाकिस्तानी लेजेंड इमरान खान भी आमिर की तारीफ कर चुके थे। आमिर साल 2019 वर्ल्ड कप खेलने वाली पाकिस्तान टीम का भी हिस्सा थे, जहां उन्होंने एक बार फिर अपने काबिलियत के अनुरूप प्रदर्शन किया और 8 मैचों में 17 विकेट्स लेकर पाकिस्तान की तरफ से लीडिंग विकेट टेकर भी बने। आमिर मैच दर मैच बेहतर से और बेहतर होते जा रहे थे और उनका सितारा एक बार फिर बुलंदियों को छूने की ओर अग्रसर हो चुका था। लेकिन इसी बीच जुलाई 2019 में आमिर ने महज 27 साल की उम्र में टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट लेकर सबको चौंका दिया। उनके इस तरह टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट लेने से कई पाकिस्तानी लेजेंड्स बेहद नाखुश भी दिखे और इसके लिए उन्होंने आमिर की आलोचना भी की। इसी दौरान आमिर की पीसीबी और साथी खिलाड़ियों के साथ अनबन की खबरें भी मीडिया में आने लगी। इसके अलावा उन्हें कई मैचों के लिए टीम में भी नहीं चुना गया। एक आध सीरीज में उन्हें मौका मिला भी तो आमिर अपने काबिलियत के अनुसार प्रदर्शन नहीं कर सके। ऐसा लग रहा था मानो आमिर के ऊपर किसी बात का दबाव है और उस दबाव की वजह से उनका खेल प्रभावित हो रहा था। एक तो खराब फॉर्म, ऊपर से पाकिस्तान टीम मैनेजमेंट और कोचिंग स्टाफ का आमिर के प्रति खराब बर्ताव, जिसने आमिर को पूरी तरह तोड़कर रख दिया था। आखिरकार हताश और निराश होकर 28 साल के आमिर ने दिसंबर 2020 को फाइनली इंटरनेशनल क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से रिटायरमेंट की घोषणा कर दी। उनके इस तरह रिटायरमेंट लेने से कई लोगों को बहुत हैरानी भी हुई और साथ ही कई बल्लेबाजों ने राहत की सांस भी ली। बहरहाल जो भी हो, आमिर के रिटायरमेंट के साथ ही पाकिस्तान क्रिकेट ने एक और सितारा खो दिया था। आमिर की स्टैट्स की बात करें तो उन्होंने पाकिस्तान के लिए
36 टेस्ट मैच खेले, जिनमें उन्होंने 2.85 की इकोनॉमी से 119 विकेट्स लिए, जिसमें उनका बेस्ट 44 पर 6 है। वहीं 61 ओडीआई मैचों में उन्होंने 4.77 की इकोनॉमी से 28 विकेट्स लिए हैं, जिनमें उनका बेस्ट 30 रन देकर 5 विकेट है। इसके अलावा उन्होंने पाकिस्तान के लिए 50 टी20 मैचेस भी खेले हैं और उसमें भी उनके नाम 7 की इकोनॉमी से 59 विकेट्स दर्ज है। इन आंकड़ों को देखने के बाद हम आसानी से ये अंदाजा लगा सकते हैं कि आमिर कितने टैलेंटेड क्रिकेटर थे। एक ऐसा गेंदबाज जो भविष्य में वसीम अकरम की तरह महान तेज गेंदबाजों की सूची में अपना नाम दर्ज करा सकता था, अपने ही देश के क्रिकेट बोर्ड की गंदी राजनीति की भेंट चढ़ गया। आमिर की पर्सनल लाइफ की बात करें तो उन्होंने साल 2016 में ब्रिटिश सिटीजन रही नरजिस खान से विवाह किया है, जिनसे उन्हें 2 बेटियां भी है। बेशक आमिर ने इंटरनेशनल क्रिकेट को तो अलविदा कह दिया है, लेकिन वो क्रिकेट के प्रति अपना लगाव त्याग नहीं पाए, इसीलिए उन्होंने लीग लेवल क्रिकेट खेलना जारी रखा है। वो अब तक कई डोमेस्टिक लीग और फॉरेन लीग का हिस्सा रह चुके हैं। हालांकि ये कयास भी लगाए जा रहे हैं कि आमिर इंटरनेशनल क्रिकेट में दोबारा वापसी करने के लिए तैयार है, पर इस बात में कितनी सच्चाई है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। तो दोस्तों, ये तो थी पाकिस्तान के बेहद ही प्रतिभाशाली तेज गेंदबाज मोहम्मद आमिर की जिंदगी और करियर से जुड़ी एक छोटी सी दास्तां। ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ आपसे मिलता हूं अपने अगले एपिसोड में। तब तक के लिए बाय।